नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। किसी भी देश के विकास का पैमाना होता है वहां के नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। कोई भी मुल्क उन्नति तभी कर सकता है जब वहां के बाशिंदे सामाजिक रूप से सुरक्षित हों, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों। आज बजट विशेष में हम बात करेंगे देश की सामाजिक सुरक्षा नीति और योजनाओं की। पिछले बजट में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए क्या प्रावधान किए गए थे और मौजूदा वक्त में सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में क्या क्या प्रावधान हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का बजट विशेष सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा हमेशा ही आम बजट में प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। सरकार की कोशिश होती है कि बजटीय आवंटन के जरिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे में और बढ़ोतरी की जाए और इस बार भी अंतरिम बजट में इस पर फोकस रहने की उम्मीद है। आइए एक नजर डालते हैं पिछले बजट यानी कि 2018-19 के आम बजट में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। 2018-19 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बातें कही। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 2018-19 के बजट में 9,975 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2018-19 के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर स्कीम वार बजटीय व्यय 1.38 लाख करोड़ रुपए रखा गया। 2017-18 में ये 1.22 लाख करोड़ रुपए था। इस बजट में सरकार का जोर सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे को बढ़ाने और वंचितों तक इसके लाभ को पहुंचाने पर रहा। जो भी हमारे वर्किंग क्लास हैं, खास तौर से गांव में रहने वाले किसान, मजदूर या छोटे उद्योग वाले हैं, इन लोगों को जो सामाजिक सुरक्षा से ये लोग वंचित थे अभी तक, या उनकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं थी, योजनाएं उनके लिए इतनी फायदेमंद नहीं थी, उनके ऊपर जोर दिया गया है। 2018-19 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से सिर्फ 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 5.22 करोड़ परिवार 2 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 13 करोड़ 25 लाख लोगों को महज 12 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपए के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिला। बजट में साफ किया गया कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों समेत सभी गरीब परिवारों को इसके तहत एक मिशन मोड में शामिल करने का प्रयास करेगी। 2018-19 के बजट में ऐलान किया गया कि सरकार सभी 60 करोड़ बुनियादी खातों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाकर इसके दायरे का विस्तार करेगी और इन खातों के जरिए सूक्ष्म बीमा सेवा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाओं की सेवाएं मुहैया कराने के लिए उपाय करेगी। बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की गई। वित्त मंत्री ने जानकारी दी थी कि जनवरी 2015 से शुरू सुकन्या समृद्धि योजना बहुत सफल रही है। ये योजना शुरू करने से लेकर नवंबर 2017 तक लड़कियों के नाम से देश भर में 1.26 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिनमें 19,183 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई है। आप देखिए, चाहे मुद्रा योजना हो, जनधन योजना रहा, बालिका कल्याण योजना रही हो, ये सारी योजनाएं जो हैं वो पिछले बजट में लाई गई हैं, खास तौर से गरीबों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसके अंदर था कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन उन्होंने किया था, सारे लोगों का जब बैंक में अकाउंट्स खुलवाया गया है, उससे 2 फायदे हुए हैं। एक तो बहुत बड़ी राशि जिसकी उम्मीद नहीं की थी, वो
उन गरीब परिवारों से बैंक में आई है, जिसका एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन गया है। 2018-19 के आम बजट में कहा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कठोर परिश्रम करने वाले लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए सरकार ने खास ध्यान दिया है। केंद्र सरकार ने 279 कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए अलग से रखे गए आवंटन में इजाफा करने का ऐलान किया। 2018-19 में अलग से रखा गया आवंटन अनुसूचित जातियों के लिए 56,619 करोड़ रुपए किया गया। अनुसूचित जनजातियों के लिए 305 कार्यक्रमों के लिए 39,135 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसके पिछले बजट में अनुसूचित जातियों के लिए अलग से आवंटन 52,719 करोड़ और अनुसूचित जनजातियों के लिए 32,508 करोड़ रुपए था। जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, पहले वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। अभी वो डायरेक्ट बैंक में उनका अकाउंट हो जाने की वजह से वो सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो वो जो बीच में जो लॉसेस हुआ करते थे कई कारणों से, उसमें रोक आ गई है। और ये सारी स्कीम जो है, उसका लाभ जो है जिन लोगों को सोचा गया उनके पास पहुंच पा रहा है। 2018-19 के बजट में सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के फंड के लिए आयातित वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार लगाने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयातित वस्तुओं पर से शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर हटाने और इसके स्थान पर सामाजिक कल्याण अधिभार लगाने का प्रस्ताव रखा। आयातित वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार कुल सीमा शुल्क के 10% की दर से लगाने की घोषणा की गई। इससे सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि मुहैया कराने में मदद मिलेगी। जिन आयातित वस्तुओं पर अब तक शिक्षा उपकर नहीं लगता था, उन पर यह अधिभार नहीं लगेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकों और डाकघरों में जमा राशियों पर ब्याज आमदनी संबंधी छूट 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मार्च 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। इसके तहत भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से 8% सुनिश्चित प्रतिलाभ मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत वर्तमान निवेश सीमा को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से 8% सुनिश्चित प्रतिलाभ मुहैया कराया जाता है। 2018-19 के बजट में गरीब और कमजोर तबकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया। आयुष्मान भारत पहल के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को दायरे में लाने के लिए फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को शुरू करने की घोषणा की गई। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कवरेज प्रदान की व्यवस्था की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उस देश में रहने वाले लोग आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त नहीं हो। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से सरकार ने आम आदमियों की जिंदगी में सुधार को लेकर अनेक बड़े फैसले किए। सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं गरीबी और मजबूरी में जी रहे लोगों को प्रभावी तरीके से न सिर्फ मदद कर रही हैं, बल्कि मुश्किल आर्थिक हालात से उबरने में भी मजबूती प्रदान कर रही हैं। आइए जानते हैं सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में। कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति के लिए सरकार ने पिछले 4 सालों में कई योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं का सीधा लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस योजना का मकसद कमजोर और गरीब लोगों में बचत की भावना को बढ़ाना है, साथ ही उनमें भविष्य के लिए सुरक्षा के भाव को भी जगाना है। अभी तक इस योजना के तहत 33 करोड़ 82 लाख लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जमा की है और लाभार्थियों के खाते में
87,033 करोड़ 42 लाख रुपए की धनराशि जमा है। इसके साथ ही उप सेवा क्षेत्रों में 1,26,000 बैंक मित्र शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जनधन योजना के तहत कई तरह के लाभ दिए जाते हैं। इनमें जमा राशि पर ब्याज, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपए का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों पर देना शामिल है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में सीधे लाभ मिलेगा। इसके अलावा 6 महीने तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। हर परिवार को, खासकर महिला के लिए, सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ साथ जनधन खाते में पैसे निकालना, जमा करना, फंड ट्रांसफर करना और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा फ्री है। जनधन योजना के अंदर सबसे बड़ा यही रहा है कि भाई जनरल पब्लिक जो अभी बैंकिंग सेक्टर से बिल्कुल बाहर रही है, उनका इंक्लूजन किया गया है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो ग्रुप जो कि अब तक बैंकिंग की सर्विसेज से बिल्कुल अलग रहे हैं, न तो उनको उनका लाभ मिलता था, न ही उनकी कोई सिक्योरिटी रहती थी। जनधन योजना आने से उनका टोटल प्रोटेक्शन एक तरह से हो गया। इसी तरह सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के फायदे के लिए साल 2015 में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर अटल पेंशन योजना को लागू किया। इस योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को बीमारी, दुर्घटना और वृद्धावस्था में पेंशन फायदों के दायरे में लाना है। अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की उम्र में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। इसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ हुई। सुकन्या समृद्धि खाता छोटी बचत योजना है। इसका मकसद लड़कियों को शिक्षित करने और उनका विवाह खर्च मुहैया कराकर उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है। योजना के तहत जमा की जाने वाली रकम पर वार्षिक 9.2% ब्याज दिया जाएगा। हालांकि सरकार हर वर्ष ब्याज दर की समीक्षा करेगी और आम बजट के समय उसकी घोषणा की जाएगी। हर वर्ष जमा की जाने वाली रकम की न्यूनतम सीमा 1,000 रुपए और अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपए है। खाते की वैधानिकता उसके खोले जाने की तारीख से लेकर 21 वर्ष की है, जिसके बाद रकम उस लड़की को दे दिया जाएगा जिसके नाम पर खाता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए पेंशन की योजना है। ये योजना उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें किसी तरह की पेंशन नहीं मिलती है। ऐसे लोग एक मुश्त पैसा जमा करके अगले 10 साल तक पेंशन पा सकते हैं। इस योजना के तहत मासिक पेंशन लेने पर 8% सालाना का ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन इस योजना में 15 लाख का निवेश करके हर महीने 10,000 की पेंशन पा सकते हैं। इन सब के साथ ही केंद्र सरकार ने छोटे उद्योग शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू की। इसके तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। मुद्रा योजना के 2 उद्देश्य हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा, छोटे उद्यमियों के जरिए रोजगार का सृजन करना। ये सरकार की जो स्कीम्स है उसको हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक कैटेगरीज हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे जनधन हो गए, इंश्योरेंस स्कीम्स हो गए, जो स्कीम्स हैं लोगों में मुद्रा स्कीम्स हैं। तीसरा स्कीम, जो सेकंड कैटेगरी हैं जो स्कीम्स जो सहायता के हिसाब से दिया जा रहा है, वो हैं स्कीम्स जो सामाजिक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है लोगों के सामने। और तीसरा स्कीम्स है जो किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए नहीं है, जो एक लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया के लिए किया गया है। इन सब के अलावा सरकार कई अन्य सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चला रही है। दरअसल सरकार की कोशिश है कि सामाजिक कल्याण और सुरक्षात्मक योजनाओं को चलाकर आम आदमी को मजबूत और सशक्त बनाया जा सके, ताकि देश के विकास में
सबका योगदान सुनिश्चित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते 4 सालों में एनडीए सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में हर तबका आए और इसी को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं की शुरुआत की गई। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के हर सदस्य का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा कराया गया है। मामूली प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जरिए 2-2 लाख रुपए यानी कि कुल 4 लाख रुपए का बीमा कवर मिल रहा है। एनडीए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई बीमा योजनाओं को भी लागू किया है, जिससे कमजोर और गरीब के साथ ही बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और आश्रितों को जरूरत के वक्त कोई परेशानी न हो। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की। जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसके तहत 2 लाख रुपए का वार्षिक जीवन बीमा सिर्फ 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर उपलब्ध है। ये बीमा 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों को प्रदान किया जाता है। इसका प्रीमियम ऑटो डेबिट के जरिए खाते से काटा जाता है। शुरू होने के बाद ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को बहुत लोकप्रियता मिली है। मई 2018 तक लगभग 19 करोड़ भारतीय इस योजना में शामिल हो चुके हैं। ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। देखिए, सारी योजनाएं जो है ये सारी इंश्योरेंस बेस्ड रही हैं, जिसके अंदर चूंकि आपने सारे लोगों का अमाउंट भले ही छोटा है, नंबर ज़्यादा होने की वजह से क्वांटम काफ़ी बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो प्रीमियम कॉस्ट है वो टोटलिटी को देखते हुए काफ़ी पर हेड या पर यूनिट कम हो जाती है। तो इस वजह से अगर वो स्वयं ऐसी अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेता तो वो उसको बहुत ही महंगी पड़ती, अनइकनॉमिक पड़ती, लेकिन इसके हिसाब से उसको काफ़ी अफोर्डेबल और सस्ते रेट में वो मिल जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से एक दुर्घटना बीमा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का मकसद है कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति भी बीमा का लाभ उठा सके ताकि उसके जीवन में किसी भी दुर्घटना के समय अधिक परेशानी न आए। योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। सिर्फ 12 रुपए प्रति वर्ष का निवेश करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में 2 लाख और आंशिक अपंगता के मामलों में 1 लाख की राशि मिलती है। 18 से 70 वर्ष के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में भी खाते से ऑटो डेबिट के जरिए प्रीमियम का भुगतान होता है। 2018-19 के बजट में जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 13 करोड़ 25 लाख लोगों को महज 12 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपए के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के साथ बीमित किया गया। सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से संपूर्ण बीमा ग्राम योजना बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने 13 अक्टूबर 2017 को इस योजना की शुरुआत की। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किफायती जीवन बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 100 परिवार वाले एक गांव का चयन किया जाता है। चयनित गांव के हर परिवार के एक व्यक्ति को ग्रामीण डाक बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाता है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत सभी चिन्हित परिवारों को बीमा सुविधा देना इस योजना का लक्ष्य है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के दायरे में आने वाले सभी गांव इसकी सीमा में हैं। समाज का एक बड़ा तबका बिना किसी सामाजिक सुरक्षा की जिंदगी बिता रहा है या एक असुरक्षित जीवन जी रहा है। किसी मुश्किल हालात जैसे दुर्घटना या मृत्यु में हर गरीब परिवार को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जिसकी मौजूदा सरकार ने एक प्राथमिक जरूरत के तौर पर पहचान की और इसी दिशा में इन योजनाओं की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और किसी भी विकासशील देश की सबसे बड़ी जरूरत होती है वहां का समाज गतिशील और स्थायी विकास की ओर अग्रसर रहे। लेकिन आर्थिक हालात और अन्य सुविधाओं के अभाव में आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है और इसका सीधा असर देश की विकास और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे हालात में सरकार की ये कोशिश होती है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू कर उन लोगों की मदद करना जो खुद या अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बड़ा और विस्तृत होता है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए बड़े आधारभूत सुविधाओं की जरूरत होती है, जो किसी व्यक्ति के वश की बात नहीं है। इसीलिए ये राज्य का दायित्व बन जाता है कि वो देश की गरीब जनता, श्रमिक वर्ग और उसके परिवार को उचित सामाजिक सुरक्षा और सहायता मुहैया कराने के लिए सही प्रणाली विकसित करे। दरअसल सामाजिक सुरक्षा वो सुरक्षा है जिसमें समाज उपयुक्त संगठन के द्वारा अपने सदस्यों की कुछ जोखिमों से रक्षा कर सके। भारत जैसे विकासशील देश में जहां एक ओर श्रमिकों का जीवन स्तर अभी भी काफी निम्न स्तर पर है, जहां जीवन की कई जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ऐसे हालात में सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बेहद जरूरत होती है। सामाजिक सुरक्षा के द्वारा सरकार समाज के लोगों को विपत्तियों, दुर्घटनाओं की स्थिति में सुरक्षा प्रदान कर एक न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, जिसमें सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा शामिल है। कोई भी व्यक्ति है वो काम अपने परिवार या अपने रहन के लिए कर रहा है, कमाई कर रहा है, उसके ऊपर अगर उसको थोड़ी सोशल सिक्योरिटी मिलती है तो वो ज़्यादा बेटर वे में कंसंट्रेट करके उन प्रॉब्लम से अपने आप को थोड़ा सा राहत पाते हुए अपने काम में ज़्यादा मन लगा करके ज़्यादा प्रोडक्टिव मेंबर बन पाता है। और उससे जो है एक तरह से आप देखें तो क्वालिटी भी बढ़ती है और ऑब्वियसली आउटपुट पर यूनिट भी बढ़ता है। मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। इसके तहत किसी क्षतिग्रस्त व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करना, क्षतिग्रस्त व्यक्ति के पुनरुत्थान का प्रयास करना और खतरों की रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्था कराना शामिल है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही सरकार अनेक तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करती है, जिसके जरिए समाज के लोगों को बीमारी, बेरोजगारी और जान माल की हानि से बचाने की कोशिश की जाती है। कोई भी अगर वर्कर मान लो आज बीमार हो जाता है तो न सिर्फ आज वो अपनी मजदूरी नहीं कमा पाता है, बल्कि उसको दवाई उसके ऊपर खर्च के लिए निकालना पड़ता पैसा, उसके घर वालों के रोज़ के खर्चे भी रुक जाते हैं। तो ये इसकी दोहरी मार पड़ती है। ये एक तरफ उसकी कमाई कम होती है, दूसरा जो है एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए उसके पास प्रोविज़न नहीं रह पाते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी हर गवर्नमेंट की ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए जो है इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा जहां राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उत्पादन की बढ़ोतरी में सहायक है, वहीं यह मानवीय मूल्यों और अधिकारों की रक्षा के साथ साथ राष्ट्र के समृद्धि में काफी मदद करता है। दरअसल सामाजिक सुरक्षा आधुनिक औद्योगिक युग की आवश्यकता बन गई है। ये गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अभाव जैसी बढ़ती हुई समस्याओं को हल करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। यही वजह है कि सरकार ने पिछले 4 सालों में अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया है, जिसका सीधा लाभ देश की गरीब और कमजोर जनता को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ विशेष के आज की इस अंक में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जहां आपके सुझावों का हमें इंतजार रहता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।